Good evening, dear students. This is Saurav Kumar. Today we are going to study about class 9 physics, chapter number 2, Newton's second law of motion. Before that, we have studied momentum of body, in which we know that momentum of a body is the product of mass and the velocity, which SI unit is kg meter per second. We also know that there, if the momentum of a body is the higher, if mass of a body is higher, if velocity of a body is higher, or if mass or velocity of a body is the higher. There we also see the some application of the momentum, in which we see that a karate player can break piles of tiles or slab of ice in one strike of hand. Why? Because he strike it the slab with a very fast, due to which it produced a large momentum, and this large momentum reduced to zero in very short time, due to which produce large amount of force which is sufficient to break the ice slab or the piles of tiles. ठीक है. We also note there why the accident is worse by truck or buses than the bicycle or cycle, which is moving with the not very high speed, because truck and bus have the high masses, due to which have the high momentum, so the accident due to which by the truck or buses is the worse than the truck and the truck as by then the motorcycle and the cycle. ठीक है. Today we are going to know about Newton's second law of motion. ठीक है. In this classes we know what is Newton's second law of motion. हमने बेटा जैसे कि आपको बता दिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको जानकारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको किसको जानकारी करना था, तो मोमेंटम को. अब मोमेंटम की जानकारी क्यों करनी थी, ये आपको इसके डिफिनेशन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, यानी बिल्कुल क्लियरफाई हो जाएगी. According to Newton's second law of motion, the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the force applied and take place in the direction in which the force acts. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है बेटा कि रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. जितनी ज़्यादा मात्रा में हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में उस वस्तु के मोमेंटम में चेंजिंग होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो टेक प्लेस करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाया है, यानी रेट ऑफ चेंजिंग जो मोमेंटम में आएगी वो जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड होगा. इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में किसका एप्लीकेशन किया गया, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है आपको मोमेंटम के बारे में चर्चा की गई है. अगर मोमेंटम के बारे में हम आपको पहले नहीं पढ़ाए होते तो आप नहीं समझ पाते कि मोमेंटम क्या होता है. ठीक है. इसलिए सबसे पहले आपको जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले बेटा आपको मोमेंटम के बारे में जानकारी करना आवश्यक था. ठीक है. तो इस प्रकार से हमने देखा द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक प्लेस, यानी चेंजिंग जो आपका जो मोमेंटम में होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा. टेक प्लेस इन द चेंजिंग इन द मोमेंटम, ये मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगी बेटा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन आपने फोर्स का एप्लीकेशन किया है. यानी इस प्रकार से न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें फॉर्मूला में तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको हम लोग को फॉर्मूला यहाँ फॉर्मुलेटेड करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ फार्मूला निकालने से पहले हम यहाँ पे कुछ वस्तु की मास मानेंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी और उसका फाइनल वेलोसिटी मानेंगे. मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका मास क्या है, m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली गई है, u ली गई है. ठीक है. और इस प्रकार से उसका इनिशियली मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, mu हो जाएगा. सपोज मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे mu हो जाएगा, और फाइनल उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, m भी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, और उसका मास क्या होगा, m होगा, यानी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m भी होगा. सपोज मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया f टी समय के लिए, जिसके कारण से फाइनल वेलोसिटी उसकी भी हो जाती है और फाइनली मोमेंटम उसका क्या बन जाएगा, m भी बन जाएगा. तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, क्योंकि बिकॉज इट रेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द एम बी माइनस एम यू. ठीक है.
देन टेकिंग प्लेस इज द टाइम इज द टी, और यहाँ पर टाइम क्या लेते हैं, टी लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ चीज़ लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम भी माइनस एम यू। ठीक है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम में से आपके जो है इनिशियल मोमेंटम को घटाओगे तभी तो डिफरेंस मिलेगा बेटा। अपॉन टाइम, यानी टाइम को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। हम इसमें से बेटा कॉमेंट कर लेंगे किसको, एम को कॉमेंट करेंगे तो क्या बचेगा, वी माइनस यू अपॉन टी। और आपने क्लास फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के है, क्योंकि ए जो है किसके बराबर होता है, तो ए जो है बेटा वो बराबर होता है किसके, वी माइनस यू अपॉन टी के। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ एफ कम प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। ठीक है, आपने मैथ से पढ़ा भी है कि जब कभी हम लोग का रेशियो आता था, जैसे कि रेशियो होता था 3:4, तो आप इसे जब कभी टेक प्लेस करते क्या टेक प्लेस करते हैं, 3x एंड 4x ऐसे टेक करते थे ना, मतलब एक नंबर जो कि एक चीज़ जो कि दोनों में मौजूद होना चाहिए। इसी प्रकार से इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए यहाँ पे एक हम लोग को जो है क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम क्या है, के, जिसमें के की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 के बराबर मानी जाती है। और इस प्रकार से हम लोग का एफ यानी फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, एम मल्टीप्लाई ए, यानी फोर्स जो होता है प्रोडक्ट होता है किसका, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको फोर्स का कोई आपको रिलेशनशिप, फोर्स का जो कोई फॉर्मूला नहीं देता है, सेकेंड और थर्ड लॉ भी आपको कोई फोर्स का फॉर्मूला नहीं देगा, लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स का एक फॉर्मूला देता है। इसके अनुसार हम ये चीज़ कर सकते हैं कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार हमने ये चीज़ देखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रिलेशनशिप देता है किसका, फोर्स का किसके साथ, एक्सीलरेशन के साथ, फोर्स का किसके साथ, मास के साथ। दूसरी चीज़ कि फोर्स ऑफ, यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक रिलेशनशिप देता है किसका, द फोर्स मेथड, Newton's second law of motion gives us a method to measuring the force in the terms of the mass and the acceleration, and force acting on a body can be calculated by using the formula F multiply A। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बेटा वो हमें एक मेथड देता है ताकि हम फोर्स को मेजर कर सकें किसके टर्म्स में, मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, और फोर्स एक्टिंग जो वस्तु के ऊपर कर रही है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए होता है। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग का जो फोर्स होता है वो किसके बराबर, एम मल्टीप्लाई ए, और इसको अगर जो है इवोल्यूट करो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हम फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे, हम लोग जब चैप्टर थर्ड पढ़ रहे होंगे तब इसका एक्सीलरेशन हम लोग का यूज करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है किसी वस्तु में प्रोड्यूस की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फोर्स का होता है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। आप ही देखो, एक हाथी और एक घोड़ा कौन तेजी के साथ दौड़ सकता है, आप जिस सिंपली कहोगे बेटा कि यहाँ पे घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ सकता है, उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों, बिकॉज द मास ऑफ द हॉर्स इज लेस देन द मास ऑफ द elephant, so we can say that the acceleration is produced much greater than the much more greater than in the horse than the elephant। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस किया गया है आपके हॉर्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है किसके तुलना में, एलिफेंट की तुलना में। क्यों, ड्यू टू मास, क्योंकि मास के अनुसार, क्योंकि ए जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। इसका अर्थ ये हुआ बेटा मीन्स दैट कि इफ द मास ऑफ द बॉडी गेट द डिक्रीज देन द एक्सीलरेशन विल बी इंक्रीज, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज द इंक्रीज देन द एक्सीलरेशन विल बी डिक्रीज, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज द डिक्रीज देन द एक्सीलरेशन विल बी इंक्रीज। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी वस्तु की जब मास जो होती है घट जाती है तो वहाँ पे वस्तु का जो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, और किसी वस्तु के जो है मास बढ़ जाती है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन जो है घट जाएगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल एक वस्तु है जिसका हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स हम लगाने वाले हैं, जिसका वजन कितने है 5 kg का, और दूसरी वस्तु है जो कि 50 ग्राम की है, और दोनों पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। बेटा आप बताओ सिंपली किस में ज़्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, तो आप कहोगे इस जो 50 ग्राम का वस्तु है जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आपका एक्सीलरेशन पैदा की जा सकती है। अब क्यों की गई, क्योंकि वहाँ पर जब मास जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एक्सीलरेशन का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फोर्स का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सीलरेशन की मात्रा भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे नोट्स जो आपको ध्यान में रखने थे।
इस रिलेशनशिप के बाद देखने के बाद हमें इस बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग का एक्सेलेरेशन जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोर्स का, जबकि हम लोग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसका, मास ऑफ द बॉडी का। Since the acceleration produced in the inverse proportion of the mass of the body, therefore if the mass of body is double, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन ऑफ एडिशन जो आपकी प्रोड्यूस करेगी किसी बॉडी में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की मास जो डबल कर दी जाएगी तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और मास जो वो हाफ कर दी जाएगा तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इन्वर्सली है तो आप डबल किए हो तो डबल का इन्वर्स करो, या 2 का इन्वर्स करो तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब हाफ कर दी, हाफ का मतलब क्या है 1/2 का जो है रिवर्स करो यानी इन्वर्सली करो यानी पलट कर रखो तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा। यही कारण है कि अगर किसी वस्तु की मास जो है डबल की जाती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो जाता है, और किसी वस्तु की मास जो है हाफ की जाएगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो वो हायर होगा। ऐसा यूनिट जो आपकी फोर्स के होते हैं बेटा वो न्यूटन होता है, जिसको डिनोट करने के लिए हम लेटर एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमको यहाँ डिफिनीशन भी देना होगा व्हाट डू मीन बाई 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है, तो इस प्रकार से आप ये चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर 1 न्यूटन क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पर जो है फोर्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई ए, यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 Newton is the force which acting on a body of the mass 1 kg and produce the acceleration of 1 meter per second square। सिंपली आप इस प्रकार से अगर किसी ने आपसे पूछा कि बेटा आप जो 5 न्यूटन के बारे में एक्सप्लेनेशन करो, तो किसी एक को या तो मास को बंद कर दो या तो एक्सेलरेशन को बंद कर दो, बाकी बचा जो भी है उसको आप यहाँ पर जितने हिसाब से पूछा जाएगा उसके हिसाब से बात करना। जैसे कि अगर यहाँ 5 न्यूटन को एक्सप्लेनेशन करना है तो अगर हम कह दें कि यहाँ पे एक वस्तु है जिसकी मास कितने की है 1 kg के है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितने kg का आपका जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जाएगी। इस प्रकार से हम लोग का फोर्स हम लोग का डिफिनीसन यहाँ पर देना होता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको डिफाइन करना है किसको, 15 न्यूटन को, किसको डिफाइन करना है 15 न्यूटन को, तो फिर यहाँ मास कर सकते हैं कितना kg का, 1 kg का है, और एक्सेलरेशन इसमें कितने kg का, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये 1 न्यूटन जो फोर्स है जो कि किसी वस्तु पे एक्ट कर रहा है जिसकी मास कितने की 1 kg की है और उसमें एक्सेलरेशन कितने का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इस प्रकार से बेटा आप 1 न्यूटन को बिल्कुल याद रखेंगे। ये बार बार डिफिनीशन आपसे पूछी गई है, कई सारे सालों से पूछी जा रही है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या जानकारी किया, हमने यहाँ पे जानकारी किया न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। हमने क्या जानकारी किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंजिंग इन द मोमेंटम बॉडी विच इज एक्टिंग ऑन इट, and the changing in a rate of changing in the momentum is direct in the each direction the force is applied। ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स का एप्लीकेशन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या जानकारी किया, हमने यहाँ पर जानकारी किया कि हम लोग का जो फोर्स है उसका जो ऐसा यूनिट होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन का आपको डिफिनीशन देना था। 1 न्यूटन इज डिफाइंड 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ ए बॉडी, 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ ए बॉडी विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। 1 न्यूटन जो एक फोर्स है जो किसी वस्तु पे एक्ट कर रही है, जिस वस्तु पर मास जो है कितने kg 1 kg का है, और उसका जो है एक्सेलरेशन उसमें पैदा हो रही है यानी प्रोड्यूस किया जा रहा है कितने का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इस प्रकार से आप कर सकते हो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इसी प्रकार से आपको 15 न्यूटन का एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप क्या कहोगे, ए बॉडी विच इज मास है तो 1 kg एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज द 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे किसी ने कहा 100 न्यूटन का एक्सप्लेनेशन करो, क्या करना है, किसी एक को 1 करना है, या तो मास को 1 करना बेटा या तो एक्सेलरेशन को 1 कर देना है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ एक वस्तु है जिसकी वस्तु का मास कितने का 1 kg का, और उसमें एक्सेलरेशन पैदा किया गया प्रोड्यूस किया गया कितने kg का, कितने मीटर पर सेकेंड का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसी प्रकार से आपसे किसी ने कहा 200 न्यूटन आपको एक्सप्लेन करना, वेरी सिंपल है। आप यहाँ पर कर सकते हो ए बॉडी विच हैज़ द मास इज 200 kg एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ईच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बोला ना कि जब कभी आपको कितना भी न्यूटन आपको एक्सप्लेन करना है, किसी एक को आपको 1 करना पड़ेगा, बाकी बचा जितना पूछा गया उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया 200 न्यूटन का,
हमने बोला कि एक वस्तु है जिसकी मास कितने की है, 200 केजी का, हमने मास को हमने 200 केजी कर दिया, यानी हम एक्सेलरेशन कितना केजी का कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखेंगे, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखेंगे। समझ में आया? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने की बात है कि अगर किसी वस्तु का जो साइन जो है वहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो है नेगेटिव में आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस की गई वस्तु में वो अपोजिट इन द डायरेक्शन है। या फिर ये चीज़ कर सकते हैं, हमने जो फोर्स जो लगाया ईस्ट में और वस्तु जो मूव कर रही है कहाँ पर, वेस्ट में। इस प्रकार से यहाँ फोर्स कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। या फिर आप ये चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी डिसलेशन हो रहा है। आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है और एक एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड आपकी घटती चली है, वेलोसिटी कम होती चली जाती है। वेलोसिटी कब कब होती है, जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हो, और जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो उस समय एक्सेलरेशन आपकी हायर होती चली जाती है। यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं, उस क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, देन द ए विल बी 0, ये हरदम उसमें 0 होगा, या यू भी उसमें 0 होती है। तो इस बात का आपको याद ही होगा। अब चलो यहाँ पे हम यहाँ पर जो है कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने यहाँ पे जानकारी किया था कि क्यों ये डेंजरस होता है कि आपको चलती हुई बस से जंप करना, क्यों ये डेंजरस होता है चलती हुई बस में आपको जो है उतरना या फिर चढ़ना। हमने आपको जानकारी दिया था कि क्यों जो है कारपेट पर जब स्टिक से हम स्ट्राइक करते हैं उसमें से जो डस्ट होते हैं वो आपके जो है कम्स आउट हो जाते हैं। इसके बारे में जानकारी कहते हैं, सारी चीज़ हमने जानकारी कर दिया था। आज हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ पर दो आपके एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे गए सामने, जिसमें से एक एप्लीकेशन अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा या फिर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको ये जानकारी भी होगी कि जब कभी आप बॉल को कैच करते हो तो बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को जो है पीछे की तरफ मूव करा कर लेकर जाते हो। ठीक है, कभी आपने सोचा ऐसा आप क्यों करते हो? या फिर आपने देखा होगा जब आप हाथ को पीछे की तरफ मूव नहीं कराते हो, वह उसको उसी पोजीशन पे स्टैंड रखते हो, ठीक है, रिटेन कर रखते हो, तो आपके हाथ में चोट लग जाता है, आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको चोट लग जाती है, आप हर्ट हो जाते हो, इंजर्ड हो जाते हो। क्यों ऐसा होता है? तो बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान आपके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा होता है वो हायर होता है, जब अपने हाथ को आप पीछे की तरफ बैक नहीं करते हो। अगर वही बॉल को कैच करो और पीछे की तरफ हाथ लेकर चले जाओ तो आप ये चीज़ पाओगे कि ये यहाँ पर जो फोर्स एक्ट किया गया आपके हाथ के ऊपर वो बहुत ही कम मात्रा में है। विश्वास नहीं है तो आप इसे कैचिंग करके देख भी सकते हो। ठीक है, आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। कई बार जो आपके ट्रैफिक जो हवलदार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो आपको इसके लिए चालान काट भी देती है। कई बार ऐसा होता है। क्यों ऐसा करता है सरकार? बेटा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कभी हम लोग जब मूव कर रहे होते कार या बसेस में, उस समय जो है आपकी बस और कार की स्पीड हाई होती है और अचानक जैसे ही आप ब्रेक मारते हो वैसे ही आपका जो है आपकी फोर्स आपके ऊपर एक्ट करती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार आप आगे की तरफ जाकर झुकोगे। ठीक है, आप आगे की तरफ झुकोगे, जिससे कारण से आपको चोट लग सकती है, और जैसे ही चोट लगेगी वो चोट किसके कारण से लगेगी? न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण से लगेगी। ठीक है, क्योंकि आप जब मूव कर रहे थे स्टेशन से, ठीक है, अब स्टेशन के साथ मूव कर रहे थे और अचानक आप रेस्ट में आते हो, यानी रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इज वेरी शॉर्ट, चेंजिंग इन द वेरी शॉर्ट टाइम। वहाँ पर जो मोमेंटम जो चेंज हुआ वो बहुत ही छोटे समय में चेंज होकर 0 में रिड्यूस हो गया, जिससे कारण आपको चोट ज़्यादा लग जाती है। अब सीट बेल्ट क्या करता है? बेटा सीट बेल्ट ज़्यादा कुछ नहीं करता है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो सीट बेल्ट आपको बांध कर रखता है, और जैसे आप जो है ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही वो जब फोर्स से अप्लाई होता है, जितनी मात्रा में फोर्स अप्लाई होना होता मात्रा में होता, लेकिन उस फोर्स को रिड्यूस होकर 0 में, यानी मोमेंटम जो आपका चेंजिंग इन मोमेंटम है उसको चेंज होकर 0 में आने के लिए लगाया गया समय यानी हायर हो जाता है, और इस प्रकार से आपके ऊपर फोर्स जो एक्ट करती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक वस्तु के ऊपर जो फोर्स है वो कम से कम मात्रा में एक्ट कर सकती है। कब एक्ट कर सकती है? अगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम जो है वो आपका हायर टाइम वन में हो, यानी बहुत बड़े समय में हो। अगर किसी वस्तु को ऊपर आपके जो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम जो वेरी शॉर्ट टाइम में हो जाता है, तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स का एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, फोर्स का अप्लाई होता है। आपने एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि एक कराटा प्लेयर जो होता है वो एक हैंड के स्ट्राइक में आइस स्लैब को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है,
जैसे वो ब्रेक डाउन करता है तो देखो बेटा, जब वो मूव कर रहा था अपने हाथ को, तो जिसके कारण उसके मोमेंटम में चेंजिंग आ रही थी, ठीक है। उसके मोमेंटम जब वो मूव किया बहुत तेज़ी के साथ, उसका मोमेंटम हाई था। जैसे उसने स्ट्राइक किया था इसके ऊपर, स्ट्राइक करने के दौरान, उस दौरान जो है क्या हुआ था, वह बहुत ही शॉर्ट टाइम में, यानी वेरी शॉर्ट टाइम में उसका जो मोमेंटम था वो रिड्यूस होकर जीरो हो गया। यानी यहाँ पर मोमेंटम में चेंजिंग आई, मोमेंटम में चेंजिंग आई, वो भी कितने कम समय में, बहुत ही छोटे समय, वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ टाइम, ठीक है। जिसके कारण से यहाँ पर जब हमने पढ़ा था कि जब रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइम में होगा, तो यहाँ पर फोर्स जो होगी ऊपर अप्लाई की जाएगी वो हायर अमाउंट में होगी। क्यों होगी, आपने ये चीज़ आपने बहुत पहले ही देखा है, और एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चेंज इन मोमेंटम का होता है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर टाइम की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी अगर वेरी शॉर्ट टाइम आपके पास है तो यहाँ पर कह सकते हो कि फोर्स जो आपके ऊपर अप्लाई करेगा वो बहुत हाई मात्रा में होगा, हाई अमाउंट में होगा। अगर फोर्स यहाँ टाइमिंग जो है वो आपकी हायर अमाउंट में है, इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ फोर्स जो होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ जानकारी भी कर चुके हो कि क्यों कराटा प्लेयर जो होता है वो वन हैंड के स्लैब, वन हैंड में स्ट्राइक में जो है आपके आई स्लैब को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होगी। अब सीट बेल्ट क्या करता है, सीट बेल्ट जो है जैसे आप फोर्स के अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो बेटा, तो ब्रेक अप्लाई करने के दौरान क्या करता है, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट जो है आपके रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम के में आने वाले जो रिडक्शन जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समय को टेक आउट करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ मोमेंटम जो है वो आपके वेरी शॉर्ट टाइम में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा समय लेकर, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ टाइमिंग को लेकर वो रिड्यूस होकर जीरो में आता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो है आपके ऊपर लगने वाला फोर्स वो कम से कम मात्रा में हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो हाई जंप करते हैं, या फिर आपने टीवी भी देखा, टीवी देखते हो, उससे आप देखते हो कि एक हीरो होता है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जो जंप मार जाते हैं। आप या फिर आप ओलंपिक देखते हो तो उसमें ओलंपिक में देखते हो कुछ लोग जो है वो हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं। उस दौरान जो है जब वो लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं तो उस समय जो है उनकी आगे की मिट्टी जो होती है वो पूरी तरीके से खून दी जाती है, उसको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, मिट्टी को खुरगरी कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पे बालू रख देते हैं, या फिर वहाँ पे कलसम रख देते हैं जिसमें हवा भरा होता है। ऐसे क्यों किया जाता है, आप सोच के बताओ। आप जब सोचोगे तब आपको जानकारी होगा कि जैसे ही वो व्यक्ति उसके ऊपर कूदता है, ठीक है, जैसे वो जंप करता है बेटा उसके ऊपर, तो जंप करने के दौरान वो जो है वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ वो दौड़ के आता है, दौड़ के आने के साथ उससे मोमेंटम हाई होती है, मोमेंटम हाई होने का उसका जब वो जंप करके जो है स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है, अगर वहाँ मिट्टी अगर जो है वहाँ पर सॉलिड के फॉर्म यानी वो टाइट होती है, तो इस प्रकार से उसका जो मोमेंटम को चेंजिंग होने में समय लगाया गया समय होगा वो छोटा सा होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये निकले उसको फोर्स ज़्यादा लगी और उसके पैर में चोट आ सकती है। यही कारण है कि वहाँ पर या तो बालू रख दिया जाता है, या कि वहाँ की मिट्टी खून दी जाती है, या फिर वहाँ पर जो है आपको किसी प्रकार का कल्सन रख दिया जाता है, ताकि जब वो जंपर जो होंगे जो आपके एथलेटिक्स हैं वो जंप करके उसके ऊपर दौड़ के आएंगे तो मोमेंटम हाई होगा, जैसे उसके ऊपर कूदेंगे जंप करेंगे बेटा, जंप करने के बाद उनका मोमेंटम जो होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो में चेंज होगा। मिस सर के धीरे धीरे चेंज होने का मतलब क्या है कि टाइम वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लेगा। और अभी आपने पढ़ा कि जब हम लोग का फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का होता है। जब टाइम की मात्रा अधिक होगी इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फोर्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, सॉरी फोर्स यहाँ पर कम से कम मात्रा में लगेगी, और यही कारण है कि उनको चोटें नहीं लगती। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बदमाश होते हैं, वो जो है दीवार से जो है जंप कर जाते हैं किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। अब मिट्टी के ऊपर जैसे ही जंप करते हैं उनके पैरों में चोट लग जाती है, मोच आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं वो आसपास से बालू रख देता है, उसके ऊपर जंप करने लगते हैं, इस प्रकार से उनको चोट नहीं लगती है। क्यों कि जब वो बालू पर जंप करते हैं तो बालू पर जंप करना, बालू पर जैसे ही जंप करोगे तो बालू में जंप करने के बाद आप जो उसमें श्रिंक होना शुरू हो जाओगे, उसमें धंसना शुरू हो जाओगे, और जब धंसना शुरू हो गए तो वहाँ पर आपका जो मोमेंटम है वो रिड्यूस होकर जीरो में आने के लिए समय लगाया गया समय कैसा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, और इस प्रकार से फोर्स कैसा लगेगा आपके ऊपर, कम से कम मात्रा में फोर्स का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप कैचिंग बॉल के बारे में आप बता,
बेटा आप ये कहोगे जब हम बॉल को कैच करते हैं, अगर जिस पोजीशन पर आपने बॉल को पकड़ा उसी पोजीशन पर रखेंगे तो बॉल का जो मोमेंटम होगा वो हाई स्पीड के साथ है, यानी हाई मोमेंटम में। हाई मोमेंटम जो रिड्यूस होकर जीरो में आएगा वेरी शॉर्ट टाइम में, जिससे कारण से रिजल्ट ये निकलेगा कि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फोर्स एप्लीकेशन होगी और हाथ आपकी इंजर्ड हो सकती है अगर आपने हाथ को पीछे की तरफ बैकआउट नहीं किया। लेकिन जब आप जो है अपने हाथों को पीछे की तरफ बैक करोगे बेटा, तो पीछे की तरफ बैक करोगे तो इस समय जो आपका जो मोमेंटम है वो रिड्यूस होकर जीरो तो होगा, लेकिन उसको रिड्यूस होने में लगाया गया समय कैसा होगा, ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में होगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यहाँ जो फोर्स आपके ऊपर हाथों के ऊपर अप्लाई की जा रही है वो कम से कम मात्रा में एप्लीकेशन होगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके मात्रा में फोर्स कम लगेगी और आपका हाथ जो इंजर्ड नहीं होगा। हाई जंप के बारे में बता दी, तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा गया बेटा। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप जो भी प्रॉब्लम है उस सारी प्रॉब्लम को मेरे पास व्हाट्सएप करो, हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए प्लीज़।